हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक हमने साइंस के प्रश्नों की सीरीज को 2 सेट में पढ़ा है। ये हमारा तीसरा सेट है, जिसमें हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है कैसी होती है? ध्वनि तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती है वह ठोस में यानी कि धातुओं में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह की होती है, जबकि हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, जबकि जल के सतह पर तरंगे होती है ध्वनि की वह अनुप्रस्थ होती है, और जल के अंदर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा ठोस में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह की तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों में रेगिस्तान क्षेत्र में मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? गर्मियों में रेगिस्तान क्षेत्र में मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण गर्मियों में रेगिस्तान में जो क्षेत्र है उसमें मृग तृष्णा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता का। पीतल जो है वह कॉपर और जस्ता ये दोनों का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटती है। यानी कि जब कंडक्टर में ताप बढ़ता है तो उसका जो क्षमता है विद्युत का वहन करने की, इलेक्ट्रिसिटी, वह घट जाती है। जबकि सभी कंडक्टर में ताप बढ़ने पर जो विद्युत की चालकता है वह बढ़ती है, और जबकि कंडक्टर में होता है क्या होता है, घट जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने पर कंडक्टर में विद्युत वहन करने की क्षमता होती है वह घट जाती है, और सेमीकंडक्टर में बढ़ जाती है। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सोडा वाटर में उपयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूल किसकी इकाई होती है? जूल किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई जूल होती है, और कार के भी इकाई जूल ही होती है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर क्यों झुक जाता है? किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर क्यों झुक जाता है? इसके ऑप्शन हैं, ए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम करने के लिए, बी और अधिक सांस लेने के लिए, सी शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का संतुलन बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का संतुलन बनाने के लिए मनुष्य जो होता है वह पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जरूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो गैस है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए बेहद जरूरी गैस है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्येक 10 सेकंड में 1000 घन सेंटीमीटर वायु आवश्यक है मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अत्यधिक रक्तस्राव होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कमजोर या जर्जर हो जाती है? अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका कमजोर या जर्जर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वह अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इसकी मात्रा कम जाती है और इसके कारण जो कोशिका होती है वह जर्जर या कमजोर हो जाती है। ठीक है, डेंगू होने पर भी प्लेटलेट्स की मात्रा कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किसका बनाया जाता है? विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किसका बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म इस्पात कोर का, यानी सॉफ्ट आयरन कोर का बनाया जाता है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए जे थॉमसन, बी मैडम मेरी क्यूरी, सी एच बेकुरल, डी डब्ल्यू रॉन्टिगन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एच बेकुरल। एच बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज किया था। ठीक है, जबकि मैडम मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। यानी दूषित जल पीने से टाइफाइड नामक की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मशरूम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मशरूम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए खनिज, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीजें आपको राहत देती है? मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीजें आपको राहत देती है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए साधारण नमक, बी एसिटिक अम्ल, सी वॉशिंग सोडा, डी बेकिंग सोडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा जो होता है वह मधुमक्खी काटने पर राहत महसूस होती है इससे। ठीक है, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा को, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वह NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। ठीक है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन मिलाने पर लोहा जो होता है वह काफी कठोर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के लिए स्रव ध्वनि की आवृत्तियां कितनी होती है? मनुष्य के लिए स्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो होगा राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो दाढ़ी है वह के बाल जो है वह बड़े बड़े दिखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करने से, जिससे दाढ़ी बनाने में काफी आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीरे से भरे जल के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ पिघलती है तो जल के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का स्तर वही बना रहेगा। यानी कि बर्फ पिघलने पर जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्रमशः ए और बी ब्लड ग्रुप वाले पिता और माता निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है क्रमशः ए और बी ब्लड ग्रुप वाले पिता और माता निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी कि जिन माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है वह ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप, इन सभी जो ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? हमारे ऑप्शन से है 16वें समूह, बी 18वें समूह, सी 14वें समूह और डी 17वें समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है वह बेल कहलाती है। ठीक है, और इसके 10वें भाग यानी कि डेसिबल को भी हम ध्वनि मापन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो